क्या सी ए ब्रेस्ट। तो सी ए ब्रेस्ट हम स्टार्ट करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे 5 नंबर का क्वेश्चन आराम से बन सकता है। और इसमें काफ़ी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जैसे पैचेस डिसीज ऑफ निपल, इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा, नॉन इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा। ये सब इंपॉर्टेंट है, सब अपन इसमें देखेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं कार्सिनोमा ब्रेस्ट में। सेकेंड मोस्ट कार्सिनोमा इन फीमेल्स, जो फर्स्ट में है वो सर्विक्स है। मोस्ट कॉमन एंड डेडली मैलिग्नेंसी ऑफ वुमेन ग्लोबली। ठीक है, तो सबसे पहले इसके रिस्क फैक्टर डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं। ठीक है, सबसे पहले जेंडर। तो ये तो पता ही है कि जो फीमेल जेंडर है उसमें ही ज़्यादा होता है, और सिर्फ 1% है मेल में चांसेस होने के। ठीक है, फिर आता एज। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे रिस्क बढ़ता जाता है। पीक जो है 70 से 80 ईयर में मिलता है। फिर लाइफ टाइम एक्सपोजर टू एस्ट्रोजन, मतलब कितना एक्सपोजर रहा एस्ट्रोजन, कि ज़्यादा एस्ट्रोजन से एक्सपोजर मतलब ज़्यादा रिस्क। जैसे कि अर्ली मेनार्क आ जाएगा तो ज़्यादा एस्ट्रोजन रहेगा पूरी लाइफ में। लेट मेनोपॉज आए तब भी ज़्यादा एस्ट्रोजन से एक्सपोजर रहेगा। फिर नलिपेरिटी एंड लेट फर्स्ट प्रेगनेंसी आफ्टर 35 ईयर, तो इसमें भी एस्ट्रोजन से एक्सपोजर ज़्यादा रहेगा। एब्सेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, इसमें भी क्या होता सकता है, रिस्क बढ़ सकता है। और एक्सोजीनियसली कैसे एस्ट्रोजन से एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं, पोस्ट मेनोपोजल HRT, उसमें भी क्या होता है कि मेनोपॉज के बाद भी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रही है अगर वुमेन, तो उसमें भी एस्ट्रोजन से एक्सपोजर होता है। फिर अगला आता है जेनेटिक इनहेरिटेंस। उसमें क्या होता है कि इफ़ फर्स्ट डिग्री रिलेटिव इज़ अफेक्टेड देन रिस्क इंक्रीजेस। तो अगर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव उसका अफेक्टेड है, उसमें ब्रेस्ट कैंसर डेवलप हो चुका है या फिर उसके डायग्नोस हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जो है उसमें होने के। जैसे कि मदर को है, अगर सिस्टर को या डॉटर को है, किसी को भी है, तो जो रिलेटिव है उसको भी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। फिर एनवायरमेंटल, हाई डोज रेडिएशन एंड एक्सपोजर एंड एनवायरमेंट कंटेमिनेंट सच एज पेस्टिसाइड एंड प्लास्टिक। तो इससे भी क्या हो सकता है कि सी ए ब्रेस्ट डेवलप हो सकता है। क्यों? क्योंकि इनमें एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट होता है। ठीक है, इसके कारण भी सी ए ब्रेस्ट डेवलप हो सकता है। फिर लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी रहते हैं, जैसे कि पोस्ट मेनोपॉजल ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी, हाई अल्कोहल कंजप्शन। तो इन सब से भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। ठीक है, और कुछ फैक्टर जो रिस्क घटाते हैं वो हैं अर्ली प्रेगनेंसी, प्रोलॉन्ग ब्रेस्ट फीडिंग, वेट कंट्रोल, अवॉइडेंस ऑफ प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ हार्मोन। ठीक है, तो ये सब जो है वो घटाते हैं सी ए ब्रेस्ट के चांसेस को। ठीक है, तो अगला आता है पैथोजेनेसिस ऑफ सी ए ब्रेस्ट। सबसे पहले तीन तीन मैं डिवाइड कर दिया इसको, जेनेटिक, हार्मोनल और एनवायरमेंटल। तो इन तीनों पैथोजेनेसिस को अपन पढ़ते हैं यहाँ से। जेनेटिक म्यूटेशन दैट कंट्रीब्यूट टू ब्रेस्ट कार्सिनोजन इज ड्रिवन म्यूटेशन। ये इनहेरिटेड भी हो सकता है और एक्वायर्ड भी हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्म में हो सकता है। तो सबसे पहले जो जीन इन्वॉल्व रहता है वो है BRCA1 और BRCA2। इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इन रिपेयर ऑफ डबल स्ट्रैंडेड DNA ब्रेक। तो अगर ये म्यूटेट कर गया तो सी ए ब्रेस्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। TP53, जिसको गार्जियन ऑफ जीनोम बोलते हैं। PTEN, एन इम्पॉर्टेंट नेगेटिव रेगुलेटर ऑफ प्रोग्रोथ PI3 के AKT पाथवे। तो इस पाथवे को ये कंट्रोल करता है। अगर इसमें म्यूटेशन हो गई तब भी प्रॉब्लम हो सकती है। HER2 करके एक जीन होता है, वो क्या करता है, प्रमोट सेल प्लोरिफेरेशन एंड अपोज अपप्टोसिस। तो अगर इसमें म्यूटेशन हो गई तो भी सी ए ब्रेस्ट हो सकता है। तो ये जो जेनेटिक ये जीन है, इनके नाम याद करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर अगला तो हार्मोनल। एस्ट्रोजन स्टिमुलेट्स प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ फैक्टर सच एज TGF अल्फा, PTGF, FGF। तो इन सब जो ग्रोथ फैक्टर हैं इनको इनके सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है। तो दे प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ ट्यूमर। तो अगर ये ज़्यादा स्टिमुलेट होगा तो ट्यूमर डेवलप हो सकता है। इट इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट ऑफ कैंसर फ्रॉम प्रीकर्सर लीजन टू फुल्ली मैलिग्नेंट एंड मेटास्टैटिक कार्सिनोमा। तो अगर पहले से कोई प्री न्यूप्लास्टिक लीजन है या फिर कुछ प्रीकर्सर लीजन है, तो उसको फुल्ली मैलिग्नेंट और मेटास्टैटिक कार्सिनोजन में चेंज कर देगा ये एस्ट्रोजन। तो हार्मोनल पैथोजेनेसिस ये हो गई। और एस्ट्रोजन एनवायरमेंटल में ये होता है कि वेरियस जियोग्राफिकल डिफरेंस होता है, कि जैसे अलग अलग रीजन है, वेस्टर्न कंट्री में ज़्यादा डेवलप होने के चांसेस हैं, इंडिया में भी ज़्यादा है मतलब। तो ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं हम इसके मॉलिकुलर क्लासिफिकेशन में। तो मॉलिकुलर क्लासिफिकेशन कैसे कि इसको हम ये दो प्रोटीन है ना, ER और HER2, इनके बेसिस पे 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ER पॉजिटिव और HER2 नेगेटिव। अगर ये है तो इसमें कौन कौन से कैंसर आते हैं, ल्यूमिनल कैंसर आता है। 50 to 60% जितने भी कैंसर है इसमें आता है। तो इसको टाइप A और टाइप B में डिवाइड करते हैं, जो कि A होता है लो प्लोरीफेरेटिव और B होता है हाई प्लोरीफेरेटिव। ठीक है, HER2 का ओवर एक्सप्रेशन हो जाए और ER पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो उसको बोलते हैं HER2 कैंसर arises थ्रू द पाथवे एसोसिएटेड विद द एम्प्लीफिकेशन ऑफ HER2 जीन ऑन क्रोमोसोम 17q। ठीक है, तो इस बात पे क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन में 2 टाइप्स का होता है, नॉन इन्वेजिव और इन्वेजिव। नॉन इन्वेजिव में डक्टल कार्सिनोमा इंसिटू, लोबुलर कार्सिनोमा इंसिटू। ठीक है,
तो जो डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा है ना, इसमें नॉन स्पेशल टाइप्स होते हैं, और बाकी ये जो बची है स्पेशल टाइप्स में आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि इन्वेजिव लोबुलर कार्सिनोमा, मेडुलरी कार्सिनोमा, म्यूसिनस कार्सिनोमा, ट्यूबुलर कार्सिनोमा, अदर टाइप्स, है ना। तो जो इसमें आएगा वो इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा, ये नॉट ऑफ स्पेशल टाइप, ठीक है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा, और ये डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू, ठीक है। तो डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू ही आगे चल के इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद चालू करते हैं अपन डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू। तो इट इज़ अ इंट्राडक्टल कार्सिनोमा, ठीक है। तो डक्ट के अंदर ही रहता है ना, उससे बाहर नहीं निकलता, मैलिग्नेंसी नहीं होती है, ठीक है। कॉन्सिस्ट ऑफ मैलिग्नेंट सेल लिमिटेड टू डक्ट एंड लोब्यूल्स बाय बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये डक्ट और लोब्यूल्स के अंदर ही रहता है। मायोपिथेलियल सेल आर प्रेजर्व, यूजुअली इन्वॉल्व स्मॉल एंड मीडियम साइज डक्ट, ठीक है। फिर स्प्रेड थ्रू आउट द डक्टल सिस्टम एंड प्रोड्यूस एग्जिस्टेंट लीजन। तो पूरे डक्टल सिस्टम को इन्वॉल्व कर देगा पर डक्टल सिस्टम से बाहर नहीं निकलेगा, तो इसीलिए इसको नॉन इन्वेसिव बोलते हैं, ठीक है, या फिर इन सिटू, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजिकली देखें तो इसके आर्किटेक्चर के बेस पे इसको 4 टाइप से डिवाइड करते हैं: कोमेडो, क्रिविफॉर्म, माइक्रोपेपिलरी और पेपिलरी, ठीक है। तो कोमेडो में क्या होता है कि ट्यूमर सेल्स लार्ज प्लियोमॉर्फिक हाई ग्रेड न्यूक्लियाई, तो इसमें दिख रहा होगा कि हाई ग्रेड न्यूक्लियाई प्रेजेंट है यहाँ पर इस रीजन में, ठीक है। फिर क्रीवीफॉर्म में क्या होता है, राउंड स्पेस बिटवीन इंटरडक्टल ट्यूमर सेल्स, कुकी कटर लाइक। तो ये गोल गोल जो स्पेसेस दिख रहे हैं ना, ये कुकी कटर लाइक लग रहे हैं, तो इसे क्रीवीफॉर्म बोलते हैं। फिर आता है अगला माइक्रो पेपिलरी। पेपिलरी में बल्बस प्रोट्रूजन होता है, तो ये देखो प्रोट्रूजन दिख रहे हैं बाहर की तरफ। पर जो नॉर्मल पेपिला होता है उसमें फाइब्रोवेस्कुलर कोर होता है, पर इसमें विदाउट फाइब्रोवेस्कुलर कोर, इसमें फाइब्रोवेस्कुलर कोर प्रेजेंट नहीं होता। जबकि ये पेपिलरी है, इसमें फाइब्रोवेस्कुलर कोर मिलेगा और इसमें मायोएपिथेलियल सेल नहीं रहेगा। तो ये जो है ये 4 टाइप्स के होते हैं, ये अपन को याद रखना है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर्स में। तो क्लिनिकल फीचर्स में ये है कि इट इज़ एसिम्प्टोमेटिक मोस्टली, कैन हैव निप्पल डिस्चार्ज भी हो सकता है, पाल्पेबल मास भी अपन को फील हो सकता है, ठीक है। तो ये इसके क्लिनिकल फीचर है, एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है, निप्पल डिस्चार्ज भी देख सकते हैं अपन इसको, और पाल्पेबल मास भी हो सकता है, ठीक है। अगला है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? मैस्टेक्टोमी इज़ क्यूरेटिव इज इन ग्रेटर देन 95% ऑफ वुमेन। मैस्टेक्टोमी बहुत ज़्यादा 95% तक सक्सेसफुल रहता है इसमें, तो मैस्टेक्टोमी कर देंगे। फिर अगला आता है लोबुलर कार्सिनोमा इन सिटू। तो इट इज़ अराइजेज इन TDLU बाइलेटरल। तो अब TDLU बताता हूँ क्या होता है। तो TDLU जो होता है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले जो एकदम आखिरी वाला पार्ट है उसको एसिनस बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो लोब्यूल है उसमें एसिनस जो प्रेजेंट है, जो 2 एसिनस के बीच में जो एसिनस से निकल रही है उसको बोलते हैं इंट्रालोबुलर टर्मिनल डक्ट, ठीक है। फिर जो इंटरलोबुलर टर्मिनल डक्ट को जोड़ के जो डक्ट बन रही है वो एक्स्ट्रालोबुलर टर्मिनल डक्ट। तो इन चारों चीज़ों को जो इंक्लूड करता है उसमें आता है उसको बोलते हैं TDLU, टर्मिनल डक्ट लोबुलर यूनिट, ठीक है। तो ये यहाँ से राइज होता है, बाइलेटरल होता है, एसोसिएटेड विद द म्यूटेशन ऑफ ई कैथेरिन प्रोटीन, ठीक है। ई कैथेरिन प्रोटीन से एसोसिएटेड रहता है, ठीक है। रिजल्ट इन लैक ऑफ अधेसिव मॉलिक्यूल। तो जो ई कैथेरिन जीन है वो पार्टिकल्स को अधेयर करके रखता है, सेल को आपस में अधेयर करके रखता है, ठीक है। तो सेल्स आपस में अधेयर नहीं रह पाएंगी और दूर दूर चली जाएंगी और राउंड ट्यूमर सेल्स बन जाएंगी, ठीक है। इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है? लूज नॉन कोहेसिव सेल्स हैविंग ओवल राउंड न्यूक्लियाई, सेल्स आर स्मॉलर एंड हैव सिग्नेटरिंग, ठीक है। तो ये इसकी मॉर्फोलॉजी हो गई कि ये नॉन कोहेसिव सेल दिखेंगे इसमें, ठीक है, ओवल और राउंड न्यूक्लियाई होगा जिसमें, और सेल स्मॉल रहेंगे और सिग्नेटरिंग प्रेजेंट रहेगी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्रेस्ट कार्सिनोमा 78 to 80% यही होता है। डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू यूजुअली एज अ प्रीकर्सर लीजन। तो जो डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू था वो इसका प्रीकर्सर लीजन होता है, आगे चल के इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा में एक चेंज हो जाता है। इट में इनफिल्ट्रेट द पेक्टोरिस मसल एंड फिक्स टू द चेस्ट वॉल और इन्वेड इनटू द डर्मिस एंड प्रोड्यूस डिम्पलिंग ऑफ स्किन, ठीक है। ये पेक्टोरिस मसल को भी इनफिल्ट्रेट कर सकता है और चेस्ट वॉल को फिक्स कर देगा और डिम्पलिंग ऑफ स्किन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो जो डिम्पलिंग ऑफ स्किन है उसमें ये जो ब्रेस्ट का रीज़न है यहाँ पर वो ऐसे दबा हुआ दिखेगा, मतलब अनइवन दिखेगा, तो उसको बोलते हैं डिम्पलिंग ऑफ स्किन, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं मॉर्फोलॉजी में। मॉर्फोलॉजी जो हैगी इसकी फर्म टू हार्ड इन कंसिस्टेंसी एंड हैव एन इरेगुलर आउटलाइन बॉर्डर, ठीक है। फर्म टू हार्ड इन कंसिस्टेंसी देखेगा और इरेगुलर आउटलाइन और बॉर्डर्स रहेंगे, ठीक है। फिर कट सेक्शन प्रोड्यूस ए कैरेक्टरिस्टिक ग्रेटिंग साउंड, ठीक है, इसमें ग्रेटिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। कट सरफेस रिट्रैक्ट बिलो द सरफेस, ठीक है। जो अपन कट सरफेस जहाँ से कट करेंगे तो वो रिट्रैक्टेड रहेगा, जो स्किन रहेगी उसके नीचे की तरफ दबी हुई रहेगी, ठीक है, ठीक है। डेंस फाइब्रस स्टोमा भी प्रेजेंट होगा, ठीक है।
तो ग्रॉसली अपन को ऐसा दिखेगा, ठीक है। फिर उसमें अपन यही देखते हैं कि ये है स्किन निप्पल है, ये स्किन है, रेगुलर ग्रे वाइट ट्यूमर इन्फिल्ट्रेटिंग द सराउंडिंग टिश्यू, तो ये इसका डायग्राम है, ये अपन ग्रॉसली में बना सकते हैं, ठीक है। फिर आता है कि माइक्रोस्कोपिकली इन्वेसिव ब्रेस्ट कार्सिनोमा ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू नॉटिंगम ग्रेडिंग सिस्टम। नॉटिंगम ग्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से इसको 3 ग्रेड में डिवाइड किया गया, और उसमें कौन कौन से फैक्टर हैं, ट्यूब्यूल फॉर्मेशन, न्यूक्लियर पॉलीमॉर्फिज्म और माइटोटिक रेट, इन तीनों के हिसाब से इसको 3 ग्रेड्स में डिवाइड किया। सबसे पहले ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। तो ग्रेड 1 जो कार्सिनोमा होता है वेल डिफरेंशिएटेड होता है, ग्रेड 2 मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड, और ग्रेड 3 पुअरली डिफरेंशिएटेड, ठीक है। तो ग्रेड 1 में आता है ग्रो इन ट्यूब्यूलर एंड क्रिवीफॉर्म पैटर्न, तो जो फर्स्ट वाला है वो क्रिवीफॉर्म पैटर्न में डेवलप होता है, और ट्यूमर सेल शोइंग प्रोमिनेंट ट्यूब्यूल एंड हैविंग अ स्मॉल राउंड न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसमें जो ट्यूमर सेल हैं वो प्रोमिनेंट ट्यूब्यूल होती हैं उसमें, और राउंड न्यूक्लियाई होता है, ठीक है। और इसमें लो प्रोलिफरेटिव रेट होता है, ठीक है। माइटोटिक रेट जो है ना उसमें लो है। तो अब अगला आता है ग्रेड 2। ग्रेड 2 में ट्यूमर सेल ग्रो एज सॉलिड क्लस्टर और सिंगल इन्फ्लेटिंग सेल, तो इसमें सॉलिड क्लस्टर की तरह ग्रो होंगे, ठीक है। इसमें ट्यूबुलर या क्रीपियम पैटर्न में ग्रो हो रहे थे, इसमें सॉलिड क्लस्टर में ग्रो होंगे, ठीक है। सो ग्रेटर डिग्री ऑफ न्यूक्लियर पॉलीमॉर्फिज्म, इसमें ज़्यादा न्यूक्लियर पॉलीमॉर्फिज्म दिखेगा। फिर इसमें जो माइटोटिक फिगर जो इसमें पहले वाले में लो था, इसमें हाई रहेगा, ठीक है। फिर आता है प्योरली डिफरेंशिएटेड कार्सिनोमा में ग्रेड 3 में, इट कंसिस्ट ऑफ नेस्ट एंड सॉलिड सीट ऑफ सेल, ठीक है। इसमें क्रीवी फॉर्म पैटर्न में था, इसमें सॉलिड क्लस्टर में था, इसमें सॉलिड सीट ऑफ सेल्स में या फिर नेस्ट के फॉर्म में मिलेगा। सो इन लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियाई, इसमें जो न्यूक्लियाई होगा वो लार्ज होगा। फिर हाई प्लोरिफरेटिव रेट विथ नेक्रोसिस, इसमें भी हाई प्लोरिफरेटिव रेट है, ठीक है। फिर इसमें अपन देख सकते हैं कि ये जो ट्यूमर सेल्स हैं ये शीट्स में ऐसे जमे हुए हैं, ठीक है, और बीच में डेंस फाइब्रस स्टोमा प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम बना सकते हैं कि डेंस फाइब्रस स्टोमा बना दो और शीट्स ऑफ ट्यूमर सेल्स बना दो, ठीक है। तो ये 2 डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें निप्पल है, स्किन है, और ये इरेगुलर ग्रे वाइट ट्यूमर इन्फ्लिक्टिंग द सराउंडिंग टिश्यू, ठीक है। तो ये ग्रॉसली में बन जाएगा और ये माइक्रोस्कोपिकली में वाला डायग्राम बन जाएगा।